हेलो गाइस, नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। गाइस देखिए, अगर आप लोग पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेंडर से हो, किसी भी बैंक से हो, कोई भी आपको अगर पर्सनल लोन देने के लिए बोल रहे हैं, तो लोन लेने से पहले इस वीडियो को थोड़ा-सा टाइम देके एक बार देख लो। इस वीडियो में आपको लोन के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा, बहुत ही बेसिक जानकारी बताऊँगा, जो कि आपके पास होनी चाहिए किसी भी लोन लेने से पहले। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगा और ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं हेल्प ज़रूर करेगा। तो गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो पर्सनल लोन लेने से पहले कुछ बेसिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। गाइस देखो, वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। सबसे नंबर 1 पे अगर आप किसी भी लेंडर से या फिर बैंक से पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं, अगर कहीं पे भी लेने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको खुद से एक सवाल करना है कि पर्सनल लोन हम लेंगे, हमको कैश मिल जाएगा। उस कैश का हम क्या करेंगे? क्या हमें सख्त ज़रूरत है? क्या हम इस पैसे को किसी एक अच्छा काम पे लगा सकते हैं या फिर कोई भी हम टाइम पास करने के लिए ले रहे हैं? तो सबसे पहले आपको खुद से एक सवाल करना है कि हम पर्सनल लोन क्यों ले रहे हैं? चलो भाई, आपका ज़रूरत है, आपको पर्सनल लोन लेना है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप पर्सनल लोन वगैरह लेते हैं, तो आपको सारे चीज़ें डिटेल में चेक करना है उस लोन के रिलेटेड। तो इस वीडियो में सबसे पहले शुरुआत करते हुए हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म टेन्योर का। जब भी आप पर्सनल लोन लेते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई कीजिए कि आपका जो टेन्योर है वो कम से कम हो। यानी कि मान लीजिए आप 10 लाख रुपया ले रहे हैं या फिर 5 लाख रुपया लोन ले रहे हैं, तो उसका जो टेन्योर होगा वो आप ज़्यादा लंबा मत खींचिएगा। जैसे कि 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, ये जितना भी टेन्योर जो है ना आप शॉर्ट करेंगे, उतना फ़ायदा आपके लिए होगा। इसमें काफ़ी सारे फ़ायदा देखने को मिलता है। जितना लॉन्ग आप टेन्योर बनाएँगे, उतना ज़्यादा कंपनी को आपको पैसा देना पड़ेगा। और ऑब्वियसली इसमें आप कोई नाराज़गी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई भी बैंक हो, कोई भी लेंडर हो, आपको पैसा दे रहे हैं, वो आपको 10 लाख रुपया दे रहे हैं या फिर 5 लाख रुपया दे रहे हैं और कुछ सालों के लिए उसका पैसा पूरा ब्लॉक हो रहा है। तो उसके पैसों के बदले में तो उसको कुछ मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेन्योर बनाएँगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पे करना होगा। दूसरा चीज़ मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगा कि जितना ज़्यादा आप अफ़ोर्ड कर पाएँगे, उतना ज़्यादा आपको लोन लेना है। मान लीजिए आपको 5 लाख की ज़रूरत है, तो आप कम से कम यहाँ पे 3 से 4 लाख रुपया ले लीजिए, ठीक है? बाकी आप जो है कहीं से भी आप जुगाड़ कर लीजिए। ये कर सकते हैं तो अच्छा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा लोन आप लेंगे, उतना ज़्यादा लोड आपके ऊपर होगा। लोड के साथ-साथ आपका ईएमआई का जो पैसा है, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए अगर आप 5 लाख रुपया लोन लेते हैं और उसका मंथली ईएमआई आप जो है 7 या 8,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए पे करते हैं, ठीक है? कुछ सालों के लिए। उसमें अगर आपका अमाउंट कम होगा तो आपका ईएमआई भी कम हो जाएगा, टेंशन भी कम हो जाएगा और अच्छा से अच्छा आप जो है ईएमआई हर एक मंथ जो है क्लियर कर पाएँगे। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो लोग करोड़ों का भी लोन लेते हैं, उनका ईएमआई कुछ नहीं होता है, टाइम टू टाइम वो लोग दे देते हैं। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका सिचुएशन क्या है? आप क्या उस लोन को अफ़ोर्ड कर पाएँगे या फिर नहीं कर पाएँगे? उस चीज़ों को डिपेंड करके आपको लोन लेना है। तो जितना ज़्यादा हो सके कम अमाउंट का लोन लीजिए। तीसरा चीज़, पर्सनल लोन लेने से पहले आपको ज़रूर चेक करना चाहिए, वो है आरओआई यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चेकआउट करना है, आपको कंपेयर भी करना है कौन-सा लेंडर आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे रहे हैं। आपको इस चीज़ का भी आपको ध्यान पे रखना है कि कई सारे लेंडर आपको बोल सकते हैं कि हम जो है 1.50, 1.54, 1.58 में आपको लोन दे देंगे। तो जब भी कोई बैंक या फिर कोई लेंडर ऐसा बोलता है, तो आपको वहाँ पे ज़रूर चेक करना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, वो मंथली है या फिर एनुअली है। तो एनुअलाइज़ अलग होता है, मंथली अलग होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है और लोन लेने से पहले आपको जो भी लेंडर से आप लोन ले रहे हैं, कोई भी हो, कोई भी लेंडर हो, कोई भी बैंक हो, आपको वहाँ पे पूछना है कि मेरा जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कितना होगा, वो फ्लैट इंटरेस्ट रेट कितना होगा। फ्लैट इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा होता है और एनुअलाइज़ जो है वो कम होता है। तो आपको इसके बारे में भी जानकारी रखना है, फ्लैट इंटरेस्ट रेट क्या है और यहाँ पे जो एनुअलाइज़ इंटरेस्ट रेट है वो क्या है। उसके बाद आपको अगला चीज़ ध्यान रखना है कि टोटल आप कितना पे कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपया लोन लिया है, आप जो है 5 साल के लिए लिया है, तो महीने में आप जो है कुछ स्पेसिफिक अमाउंट आप ईएमआई पे कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि टोटल हम कितना मतलब आप उनको रीपे कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपने 5 लाख रुपया लिया है, अगर आप टोटल 7 लाख रुपया पे कर रहे हैं, 8 लाख रुपया पे कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको देखना है कि टोटल आपका पैसा कितना ज़्यादा जा रहा है। उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान पे रखना है, वो है आपका प्रोसेसिंग फ़ी
और उसके साथ नेट पेमेंट, उसके बाद आपका आता है इंश्योरेंस, ठीक है? इन 3 चीज़ों को आपको देखना है। सबसे पहले आता है प्रोसेसिंग फ़ी, जो भी लोन आप लेने जा रहे हैं उसमें प्रोसेसिंग फ़ी कितना लग रहा है, 3% लग रहा है, 2% लग रहा है, 3 टू 5% लग जाता है मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स में। तो आपको यहाँ पे चेकआउट करना है, अगर आप 1 लाख रुपया का लोन लेने जा रहे हैं तो उसमें कितना प्रोसेसिंग फ़ी आपको पे करना पड़ेगा। देखो जो प्रोसेसिंग फ़ी आपको पे करना होता है ना, वो आपकी ईएमआई के साथ ही जुड़ जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान पे रखना है। साथ ही इंश्योरेंस, अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो कई सारे लेंडर जो है आपके नाम का एक इंश्योरेंस भी बना देते हैं। ये काफ़ी इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो उसमें आपको देखना है कि इंश्योरेंस का पैसा कितना कट रहा है। सारे कट-पिट करके आपके अकाउंट में नेट कितना लोन आ रहा है, वो आपको चेकआउट करना है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपया का यहाँ पे लोन ले रहे हैं, आपका कुछ 1500 रुपया का इंश्योरेंस यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे आपका 2 ढाई हज़ार या फिर 3000 का यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी कट रहा है। वो सारी चीज़ें कट होने के बाद आपके नेट अमाउंट कितना आपको मिलेगा, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है वो है फ़ोरक्लोज़र ऑप्शन। जो भी आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेंडर से हो, किसी भी बैंक से हो, उसमें फ़ोरक्लोज़र का ऑप्शन है या फिर नहीं है, वो आपको चेकआउट ज़रूर करना है, ज़रूर पूछना है इसके बारे में। ये चीज़ें कब काम आता है, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपया आपने लोन लिया है, आपका मजबूरी था, लेकिन आप जो है धीरे-धीरे आपके पास पैसा आ गया है। आप पैसा आने के बाद आप जो है चाहेंगे कि उस लोन को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी क्लोज़ कर पाएँ, ठीक है? तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हो कि 1 साल बाद, डेढ़ साल बाद पूरा अमाउंट बैंक को रीपे करके मेरा जो लोन है वो क्लोज़ कर देना है, ठीक है? ऐसा अगर आप चाहते हो तो वो आप कर पाएँगे, अगर उसमें फ़ोरक्लोज़र का ऑप्शन रहेगा। बहुत सारे पर्सनल लोन ऐसे होती है जहाँ पे फ़ोरक्लोज़र का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उसके बाद लोन लेने के बाद बहुत सारे लोग पछताते हैं। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखना है कि अगर आप पे नहीं कर पाएँगे तो आपको यहाँ पे ईएमआई बाउंस होने पर कितना पेनल्टी लगेगा, कितना आपको पेनल्टी यहाँ पे देना पड़ेगा, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें लोन एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है, तो आपको लोन एग्रीमेंट को डिटेल में पढ़ना है। इसमें मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपया लोन ले रहे हैं, आपका 3000 या फिर 4000 रुपया या फिर मान लीजिए 5000 रुपये का ईएमआई है और ईएमआई अगर बाउंस होता है तो आपको कितना रुपया यहाँ पे ईएमआई का पेनल्टी भरना पड़ेगा, साथ ही साथ कितना परसेंट जीएसटी यहाँ पे लगेगा, उसको भी आपको चेक आउट करना है। उसके बाद जो लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है वो है क्लीयरेंस ऑटो पे। जी हाँ गाइस, क्लीयरेंस कैसे होगा उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप पर्सनल लोन लेते हैं तो क्लीयरेंस के लिए वो यहाँ पे अकाउंट से पैसा कट होता है। बहुत सारे बैंक जो है ये एनएससीएच के ज़रिए आपका जो लोन है वो कटवाते हैं, क्लियर करते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान पे रखना है कि लोन लेने से पहले क्या आपको महीने भर महीने आपको बैंक में जाके ईएमआई भरना पड़ेगा या फिर मान लीजिए आपके बैंक से डायरेक्टली कट होगा। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप ये सारी चीज़ें बेसिक जानकारी अगर आपके पास होगा तो आप जो है ना बहुत सारे नुकसानों से बच सकते हैं, बहुत सारे पछतावा करने से बच सकते हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम या फिर अभी जो है लोन लेने जा रहे हैं तो इन सारे चीज़ों को आपको बारीकी से ध्यान पे रख के आपको पर्सनल लोन लेना है। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोग को डिटेल में बताया कि पर्सनल लोन लेने से पहले कौन-कौन सी बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। गाइस, आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। किसी एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।